जो नोट्स आपको मिला है पार्ट 1 वाला, उसके पेज नंबर लिखा है, मिल गया है पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2, टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक बार पूरा समराइज कर रहा हूँ शॉर्ट में। सिंपल सेंटेंस किसे कहा जाता है? जिसके अंदर एक क्लॉज हो और वो अपना पूरा मीनिंग कन्वे करे। एग्जांपल के तौर पे राहुल इज अ बॉय, तो राहुल इज क्या बॉय, राहुल इज अ बॉय। तो यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है और वर्ड्स एक साथ है, सारे एक साथ आके क्लॉज बन गए और क्या यहाँ पे मीनिंग कन्वे हो रहा है? यस। तो ये एक क्या है? सिंपल सेंटेंस है। Rahul is a smart boy and he scores good marks. Rahul is a smart boy and he scores good marks. तो Rahul is a smart boy, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है और and लग गया यहाँ पे he scores good marks। तो यहाँ पे अलग एक सेंटेंस बन रहा है, इसका अपना मीनिंग हो रहा है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब तीसरा कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं, जिसमें से एक ही मीनिंग कन्वे करता है और बाकी सब उसके ऊपर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, राहुल वेंट टू हॉस्पिटल एंड देन टू द मार्केट। राहुल वेंट टू हॉस्पिटल एंड देन टू द मार्केट। राहुल वेंट टू हॉस्पिटल अपना पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा है एंड देन टू द हॉस्पिटल नहीं मीनिंग कन्वे कर रहा है। इस वर्ड्स एक साथ आए हैं बट क्या यहाँ पे मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा। तो एंड देन टू द हॉस्पिटल ये क्या हो गया आपका? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। चलो अब क्वेश्चन लाइन से यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट द कंपनी फेल्ड मिजरेबली। After the change in senior management, okay, recorded students, आप लोग जो है यहाँ पे डायरेक्टली पेज नंबर 3 पे आके सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ बिकॉज़ इसको हमको लिखाना है। चलो ओके, ध्यान दो। अभी बेसिक चीजें मैंने थोड़ी आपको बता दी। आज फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा ध्यान देने का जरूरी था। अब हम लोग ज्यादातर जो लेक्चर्स में ट्राई करेंगे मेजॉरिटी कंटेंट कवर करने का, बिकॉज मेरे पास टोटल लगभग 35 से 40 आवर्स है आपका पूरा ग्रामर कराने का विद राइटिंग स्किल। और क्वेश्चंस तो मैंने इतने डाले हैं कि एक एक टॉपिक के 100 200 तो इतने क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराने के लिए कि आपका हाथ पूरी तरह से बैठ जाएगा। ओके, अब बात करेंगे सबसे पहले सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की। आ जाओ, ध्यान दो। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का। तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बेसिकली होता क्या है? कोई बता सकता है? क्लॉज का मतलब कोई बता सकता है क्या? क्लॉज का मतलब आप लोग क्लॉजेस फाइंड आउट करते हो, मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट। क्लॉज का एक्चुअल मतलब क्या होता है? आपको पता है पूरा लैंग्वेज ना सेंटेंस पढ़ने से भी पहले आप क्लॉज पढ़ते हो। एक्चुअली पढ़ाया जाना चाहिए सेंटेंस पढ़ने से पहले। सेंटेंस मतलब जो सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट को बेसिकली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस का मतलब मैं बोलूं तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग सम सेंस, उससे आपको सेंटेंस बोलोगे। वर्ड का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कंबाइनिंग टुगेदर मेकिंग अ मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड एज वर्ड। यानी जब बहुत सारे लेटर एक साथ आते हैं और एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है, सिर्फ वर्ड नहीं बनता है। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कमिंग टुगेदर मेक्स अ वर्ड, इसका मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स एक साथ आए और वर्ड बन गया, ऐसा नहीं होता है। वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो अगर मैं ABCDEFG एक साथ लिख दिया, ग्रुप ऑफ लेटर है, क्या वर्ड बना है? कोई नहीं बना। लेकिन मैं अगर
FAN, ये 3 अलग अलग लेटर है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गए, इसको एक साथ लाऊंगा तो एक साथ लाने के बाद क्या ये वर्ड बन रहा है? यस, बिकॉज जो वर्ड बना ना ये एक मीनिंग और एक कुछ एक सेंस कन्वे कर रहा है। तो सबसे पहले तो लेटर अल्फाबेट, लेटर का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट। द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड एज लेटर्स। वर्ड का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स coming together making a meaningful sense is called as word, and sentence का मतलब क्या होता है? A group of words coming together making some sense in the sentence is called as sentence। ठीक है, और clause का मतलब क्या होता है? Group of words having subject and verb। इसका मतलब क्या होता है क्लॉज का? अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्या यहाँ पे ये लिखा है कि मीनिंगफुल कन्वे होना चाहिए? लिखा है कहीं मीनिंगफुल कन्वे होना चाहिए? इसीलिए अगर आप याद करोगे ना क्लॉजेस में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज फुल मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज फुल मीनिंग कन्वे करता है? अरे तो आप खुद सोचो, मेन क्लॉज फुल मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज मीनिंग कन्वे करता है क्या? लेकिन वो और उसको सेंटेंस नहीं बोला जाता है, उसको क्लॉज कहा जाता है। समझे? क्लॉज का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्या मीनिंगफुल होगा ये? नहीं होगा। मीनिंगफुल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, बराबर, क्योंकि इसके अंदर लिखा ही नहीं है मीनिंगफुल होगा कि नहीं। अब बात करते हैं अगर सेंटेंस का, तो सेंटेंस का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग सम सेंस। सेंटेंस का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वो क्या करेगा? एक कोई सेंस करेगा। सेंस मतलब कुछ वहाँ पे मीनिंग करेगा, कुछ उसका मतलब होगा, तो उसे क्या हो गया? सेंटेंस का हो गया। समझा ये चीज? ओके, जरा ये लिखो। चलो आ जाओ, ठीक है, ध्यान दो। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि क्लॉजेस के बारे में। बेसिकली ना ध्यान दो, चलो सुनो। तो मैं ये बात कर रहा था ना, देखो किसी भी चीज की स्टार्ट जो है ना, आपका सेंटेंस से भी पहले ना क्लॉज आता है, और क्लॉज आपका इसमें था, किसमें? क्लॉजेस कौन से सेंटेंस में आता है? सिंपल में, कंपाउंड में, या कॉम्प्लेक्स में? कॉम्प्लेक्स में। कोई बता सकता है क्यों कॉम्प्लेक्स में? नहीं समझा, वापस पूछ लो। देखो क्लॉजेस के आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बराबर। क्लॉजेस में जो सेंटेंस दिया होता है, आपको अगर पता है कि नहीं पता मेरे को नहीं आइडिया, क्लॉजेस का जो सेंटेंस होता है ना, वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बोला जाता है आइडेंटिफाई द क्लॉज एंड स्टेट इट टाइप्स, तो अगर मैं उस जो सेंटेंस दिया हुआ है वो सेंटेंस को मैं एनालाइज करूँ और बोलूँ कि मेरे को स्ट्रक्चर के हिसाब से बताओ कि वो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। क्यों? क्लॉजेस में कितनी चीजें होती है? दो चीज होती है, एक मेन क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसी को एक और नाम है, मेन क्लॉज को एक और चीज कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? आत्मनिर्भर। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे के ऊपर निर्भर। अब देखो बेसिकली जो क्लॉजेस है ना, ये क्लॉजेस, ध्यान दो, ये क्लॉजेस पूरी तरह से जुड़ा हुआ है किसके साथ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ। ओके, तो अगर आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सीखोगे, तो कॉम्प्लेक्स पे जब मैं पहुंचूंगा तो यहाँ पे मैं क्या सिखाऊंगा आपको? क्लॉजेस। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिफाई। अगर हमको करने आ रहा है कि सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करो, तो कैसे किया जाएगा? तो बेसिकली जो सिंपल सेंटेंस होता है ना, इसके अंदर भी क्लॉज होता है, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसके अंदर भी क्लॉज होता है, और जो
एक सेंटेंस होता है इसके अंदर भी क्लॉज होता है। क्लॉज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्या मैंने सेंटेंस बोला क्या? सेंटेंस की बात की मैंने किसकी बात की? क्लॉज की। यानी सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर भी क्लॉज आता है, कंपाउंड में भी क्लॉज आता है, कॉम्प्लेक्स में भी क्लॉज आता है। अब बात आती है क्लॉज कितने तरह का होता है। तो क्लॉज कितने टाइप के होते हैं बताओ? दो। अब आप बोल रहे हो कि दो टाइप के क्लॉज होते हैं। क्लॉज का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी जो सब्जेक्ट और वर्ब है ये मीनिंग कन्वे भी कर सकता है और मीनिंग नहीं भी कन्वे कर सकता है, हो सकता है। बराबर बोल रहा हूँ? ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है ये क्लॉज है। तो ये क्लॉज या तो मीनिंग कन्वे कर सकता है या तो मीनिंग नहीं कन्वे करेगा। अगर वो मीनिंग कन्वे करेगा तो वो कौन सा क्लॉज होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज या तो मेन क्लॉज। कुछ समझा? समझा किस तरह से क्लॉज से ही सब कुछ बना हुआ है। और अगर मीनिंग नहीं कन्वे करेगा तो डिपेंडेंट या तो सबऑर्डिनेट। समझे? तो क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास सब्जेक्ट है और वर्ब है। और क्लॉज दो टाइप के होते हैं, एक जो मीनिंग कन्वे करेगा, दूसरा जो मीनिंग नहीं कन्वे करेगा। जो मीनिंग कन्वे करेगा उसको क्या कहोगे? डिपेंडेंट क्लॉज। जो कन्वे करेगा उसको क्या बोलोगे? और जो नहीं करेगा कन्वे उसको डिपेंडेंट क्लॉज। अब बात आती है सर सिंपल सेंटेंस में कितने क्लॉज होते हैं, कंपाउंड में कितने क्लॉज होते हैं और कॉम्प्लेक्स में कितने क्लॉज होते हैं। और अगर ये हमको पता चल गया कितने होते हैं तो उसके बाद बात आती है कि वो मीनिंग कन्वे करने वाला क्लॉज होता है या बिना मीनिंग कन्वे करने वाला क्लॉज होता है। समझे? अब आती है बात सिंपल में कितने क्लॉज होते हैं। तो सिंपल में टोटल कितना क्लॉज होता है? एक। क्या वो मीनिंग कन्वे करता है? यस। तो अगर मीनिंग कन्वे करता है तो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ और मीनिंग नहीं कन्वे करेगा तो वहां पर मैं क्रॉस कर दूंगा। सिंपल सेंटेंस में कितने क्लॉज होते हैं? एक। और क्या वो मीनिंग कन्वे करता है? यस। आपको याद है मैं क्लॉजेस पढ़ाते समय बोलता था कि थॉट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, थॉट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो वहां जो मैं थॉट वर्ड यूज करता हूं ना बेसिकली वही क्लॉज होता है। समझे? तो सिंपल सेंटेंस में कितने क्लॉज होते हैं? एक। क्या वो मीनिंग कन्वे करता है? अब बात आती है कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में कितने क्लॉज होते हैं? दो। कितने क्लॉज होते हैं? दो। अब बात आती है सर दो में से मीनिंग दोनों कन्वे करते हैं या दोनों में से कोई नहीं करता है या दोनों में से एक करता है और एक नहीं करता है। क्या लगता है आपको? दोनों करते हैं। तो यहाँ पे दो है तो दोनों करते हैं। बराबर? जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसके अंदर दो क्लॉज होते हैं और दोनों क्या करते हैं? कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में दो से ज्यादा या तो दो, कितना? दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं। अब बात आती है मीनिंग कितने कन्वे करते हैं। तो सिर्फ एक ही क्लॉज मीनिंग कन्वे करता है, बाकी सब विदाउट मीनिंग होते हैं। कॉम्प्लेक्स में दो या दो से ज्यादा क्या होंगे? क्लॉज होंगे। मीनिंग कितना क्लॉज कन्वे करेगा? एक। और बाकी सब मीनिंग नहीं कन्वे। यानी मैं ये बोल सकता हूँ जो सिंपल सेंटेंस में क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। बराबर? यानी उसके पास क्या होगा? सब्जेक्ट। और इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब क्या? अगर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसका मीनिंग भी है तो उसको क्या कहते हो? सेंटेंस। तो यहाँ पे एक है और उसका मीनिंग भी है तो यानी ये जो सिंपल क्या होगा? सेंटेंस। सिंपल क्या? सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में समझे सिंपल क्लॉज क्यों नहीं कहा जा रहा है उसको? आपको ये समझ में आ रहा है सिंपल क्लॉज क्यों नहीं कह रहे हैं, सिंपल सेंटेंस क्यों कह रहे हैं? एक क्लॉज है और वो मीनिंग कन्वे करता है और जो क्लॉज को ये कहा जाता है जब वो मीनिंग कन्वे करता है तो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। तो सिंपल सेंटेंस वो कहलाता है। समझे? दिमाग में जा रहा है कि ऊपर से जा रहा है? वो सिंपल सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे एक ही क्लॉज होगा और वो कैसा होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। बराबर? बात आती है दूसरा कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे कितने क्लॉज है? दो। मीनिंग कन्वे करने वाले कितने हैं? अब देखो अगर एक भी मीनिंग कन्वे करता तो भी क्या हम सेंटेंस लगा सकते हैं ये वर्ड के बाजू में? तो लगा सकते हैं क्योंकि मीनिंग कन्वे करेगा कोई चीज तभी हम उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। अगर कोई चीज मीनिंग नहीं कन्वे करेगा क्या हम उसको
सेंटेंस बोलेंगे क्या, तो उसको क्या बोला जाएगा, क्लॉज बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड की बात आ रही है और कंपाउंड पे दो क्लॉजेस होते हैं और दोनों कंप्लीट मीनिंग क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। अब बात आती है दोनों ही अगर कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहे तो दोनों ही क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोनों ही क्या कहलाएंगे, क्या यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज है, नहीं है। क्या कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, नहीं। यानी जो कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉज होंगे वो दोनों का अपना मीनिंग क्या होगा, कंप्लीट होगा और वो दोनों जुड़े हुए होंगे एक कंजंक्शन के थ्रू। किससे जुड़े होंगे, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, एंड और बट बिकॉज। इसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स में भी क्लॉज है, कितने, दो या तो दो से ज्यादा। कम से कम कितने होंगे, दो। मैक्सिमम कोई लिमिट है, नहीं है। दो होंगे या तो दो से ज्यादा होंगे। कंप्लीट मीनिंग कन्वे करने वाला कितना होगा, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज कितना होगा, और बाकी बचा हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी अगर मैं सिंपल बोलूं, अगर मैं अभी आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स फाइंड करना सिखा दूं तो आपको उसी के साथ साथ क्लॉजेस भी निकालने आ जाएगा, बराबर। यानी जो क्लॉजेस, इतना बड़ा टॉपिक, जो लोग बोलते हैं क्लॉजेस ऐसा है वैसा है, हार्ड है, ये है वो है, वो मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करवाते करवाते सीख जाओगे, बराबर। चलो अब एक काम करते हैं, अब आपके आते हैं बुक में, जिस बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जिनके भी पास अभी बुक नहीं है वो लोग क्वेश्चन सब क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूँ। मैंने जिसके पास बुक है वो बुक में लिख देना, बाकी सब क्वेश्चन लिखो। चलो जल्दी आओ। पहला क्वेश्चन, एक काम करो ना, पहले ये कॉपी कर, नहीं ये किया है ना, ये वाला पार्ट इतना कॉपी करो बस। ये लिखना ऐसा, और उसके अंदर कितने क्लॉज होते हैं वो, ये और ये क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये क्लॉज, पहले उसका कॉपी कर लो फिर चलेंगे आगे। वीडियो पॉज करो। चलो एवरीवन, पहला लेक्चर है आप लोगों का ग्रामर का, और 2 साल से ग्रामर कुछ लोग हैं जो सीख रहे हैं और वापस तीसरी बार ग्रामर सीख रहे हैं। सो पिछले बार बहुत सारे यहाँ पे थे जो लोग ग्रामर के बैच में थे और वापस इस बार वो लोग बैच में हैं। सो बात ये आती है कि पिछले बार के ग्रामर के बैच में और इस बार के ग्रामर के बैच में डिफरेंस क्या जाएगा। तो बेसिक डिफरेंस जो ये है, लास्ट टाइम जो ग्रामर बैच हुआ था उसमें ज़्यादातर हम लोग 1 मार्क्स और छोटे मोटे जो 2 मार्क्स के टॉपिक है वहाँ तक पहुँचे थे। बट इस बार का जो ग्रामर का बैच है 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सबके लिए है। अगर 4 स्टैंडर्ड एक साथ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बेसिक से लेके मेरे को एडवांस लेवल तक सारा ग्रामर टॉपिक तक पहुंचना पड़ेगा। अब जिनके हाथ में अगर ये राइटिंग्स, ये जो आपका इंग्लिश ग्रामर का बुक होगा उसके अंदर अगर आप लोग ध्यान दोगे ना, स्टार्टिंग में तो 2 एकदम फालतू दिखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, लेकिन 2 चीजें हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। एक है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो टाइप्स ऑफ मीनिंग, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हुआ, उसके बाद है आइडेंटिफाई द वर्ब एंड सेंटेंसेस, ये भी अगेन छोटा टॉपिक है। उसके बाद आता है थोड़ा सा एडवांस, कन्वर्जन ऑफ टेंसेस। फिर जाओगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जाओगे तो चेंज द वॉइस। अब यहाँ तक लगभग सबने सीखा हुआ है कभी ना कभी। उसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरी और उसका फंक्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फिर आता है आइडेंटिफाई द क्लॉज। अब आएगा सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्लॉज के बाद सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और सिर्फ सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 क्वेश्चंस है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के भी नहीं करके 50-60 क्वेश्चंस है। फिर आता है फिगर ऑफ स्पीच, 1 मार्क के लिए जो आपको आता है। और लास्ट में है आर्टिकल्स, और उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस किसी को पता है क्या होता है? अफर्मेटिव से नेगेटिव जाना, फिर एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव जाना, ये सब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस।
अब देखो टॉपिक्स, इसके अंदर मैंने अभी तक जो नाम लिए सब बड़े बड़े टॉपिक्स थे, छोटे टॉपिक एक भी नहीं है जो 1 मार्क्स के लिए आते हैं। तो इसका मतलब ये है क्या कि 1 मार्क के टॉपिक्स आते ही है पेपर में, आता है। 12th को नहीं आता है क्या? 12th को सबसे ज्यादा आता है और सबसे एडवांस लेवल का आता है। 12th को आता है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन, 1 मार्क्स के लिए। हम लोगों की हड्डियां खड़ी हो जाती है आइडेंटिफाई प्रीपोजिशन करने में, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आता आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन क्या और कौन सा वर्ड है पर्टिकुलर। 12th को आता है स्पॉट द एरर। 9th 10th में इजी है, 8th में बहुत ज्यादा इजी है, 11th में भी ठीक ठाक है, लेकिन 12th का स्पॉट द एरर निकालने में पता ही नहीं चलेगा कि एरर है भी या नहीं है, और है तो कहाँ है। तो वो सब लेवल के टॉपिक्स वही है। 12th में आता है चेंज द टेंस, 9th को भी आता है, चेंज द टेंस 12th में भी आता है। तो छोटे टॉपिक्स यहाँ भी है, छोटे टॉपिक्स 12th में भी है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? जो 10th और 9th में है वो थोड़ा बेसिक लेवल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और जैसे जैसे 12th तक आप पहुंचोगे, यानी 12th तक इन द सेंस कि आपको 12th स्टैंडर्ड तक पहुंचने की बात नहीं हो रही है, ये जो क्वेश्चन का लेवल जब तक पहुंचेगा एडवांस लेवल तक, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि नहीं एक्चुअल में है। 12th को आता है आर्टिकल्स, ए एंड द, 12th में आता है वो 1-2 मार्क्स के लिए। अब बोलोगे आर्टिकल जैसी चीज तो चौथी पांचवी में सीखते थे, एन है, वॉवल्स है तो एन लगा दो, ये है तो वो कर दो। तो जितना आसान आपको लगता है, अगर इसके क्वेश्चन करोगे वो लॉजिक से करके सारे मेरे को एक्सप्लेनेशन से लेकर लगा दो, हाँ तो उस समय पे 8वीं 9वीं में थे ना, तो 8वीं 9वीं के हिसाब से सिखाया गया था। अभी 12वीं में पहुंचे हो तो 12वीं में 12वीं के हिसाब से सिखाया जाएगा। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी है, बड़े बड़े टॉपिक्स भी है। 8th में भी आता है, 9th में भी आता है, और यही टॉपिक्स 12th में भी है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? एडवांस लेवल का। ठीक है, तो आज जो है सबसे बेसिक टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो सबसे बेसिक टॉपिक है आपका क्या? टाइप ऑफ सेंटेंस। लेकिन टाइप ऑफ सेंटेंस जो है लिखना मत, अभी जब मैं बोलूंगा तब टाइम दूंगा मैं प्रॉपर्ली, तब लिखना। टाइप ऑफ सेंटेंस तो मैं बोल रहा हूँ आपको करने को। आप लोगों ने टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या सीखा है, क्या आज तक किया है? ये एक्सक्लेमेटरी बराबर, असर्टिव, और क्या सीखा है? इंटरोगेटिव, और चौथा इंपरेटिव। ये आपने क्या सीखा? टाइप ऑफ सेंटेंस। तो मेरे को बता सकता है ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है या ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग है? अब ये तो कभी सीखा ही नहीं है। स्ट्रक्चर है कि मीनिंग है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा नहीं, अगर ये नहीं याद आ रहा है सुनो ध्यान से, ध्यान दो। मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, हिंदी ग्रामर लगभग सबने किया है यहाँ पे। पुड़िल वाक्य नहीं, ये तो मराठी हो गया। दिए गए वाक्यों का अर्थ के आधार पर भेद बताइए और रचना के आधार पर भेद बताइए। अर्थ के आधार पर भेद जरा बताओ तो कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर ये होते हैं, रचना में 3, और रचना के आधार पर होते हैं कितने? 3, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। हिंदी में जरा बताओ तो? सरल, संयुक्त और मिश्र। कुछ याद आ रहा है? सोचो ये चीज आपने हिंदी में सीखी हुई है, लेकिन आपने इंग्लिश में कभी ध्यान ही नहीं दिया है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोगों को कभी बचपन से ये बताया नहीं गया कि ये जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है। ये क्या बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और मैं ये ऐसे ही नहीं सिखा रहा हूँ, ये दोनों का यूज है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है? बेसिस ऑफ मीनिंग है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, जब आइडेंटिफाई करने आता है पेपर में, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बता दीजिए, आता है आइडेंटिफाई करने। 9th में भी आता है, 12th में भी आता है, 10th में भी आता है, और कहाँ पे आता है 10th में पता है?
जो आपका पैसेज होता है ना 1 मार्क का टॉपिक, पैसेज के अंदर जो ग्रामर होता है वहां पे पूछा जाता है। और फर्क बस क्या होता है, क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट में आइडेंटिफाई सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऐसा लिख के दिया जाता है। वहां पे ऐसा नहीं बोलते आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, वहां क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और अगर ये पहचानना है तो आपको क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस। तो आप ये इसमें से पहचानते हो, बट एक्चुअल में क्या है, दोनों भी आइडेंटिफाई द सेंटेंस है, पर डिफरेंस क्या है, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है और ये ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग है। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये चीज। ओके, अब बात आती है इसका यूज कहाँ आता है। अब आपने बोला कि इसको क्या करने आता है, कन्वर्ट करने आता है। सिंपल सेंटेंस होगा उसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा, कंपाउंड में। कंपाउंड सेंटेंस होगा उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में होगा उसको बोल देंगे सिंपल में करो या फिर कंपाउंड में करो, बराबर। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस में आता है, बराबर। ये किस में आता है, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। अच्छा, इसका बताओ तो जरा, इसका ये वाला कहाँ पे आता है। एक तो आइडेंटिफाई करने आता है, दूसरा ये भी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, इसको भी कन्वर्जन ऑफ क्या बोलते हैं, सेंटेंस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। ओके, इधर कैसे आता है क्वेश्चन, असर्टिव दिया रहेगा बोलेगा इंट्रोगेटिव करो, इंटरोगेटिव दिया रहेगा बोलेगा असर्टिव करो, इंपरेटिव दिया रहेगा बोलेगा असर्टिव करो, एक्सक्लेमेटरी दिया रहेगा बोलेगा असर्टिव करो, असर्टिव दिया रहेगा एक्सक्लेमेटरी करो, यानी मिक्स करके। यानी बेसिकली ये दोनों चीजें कुछ अलग अलग है क्या, दोनों है एक ही चीज, बस एक चीज क्या है स्ट्रक्चर वाली है और दूसरी चीज क्या है मीनिंग वाली है। ओके, इसका यूज एक और जगह पे आता है, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का। कोई बता सकता है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का यूज एक और जगह आता है, बताओ। इसमें क्लॉजेस में, कहाँ यूज आता है, क्लॉजेस में। यानी अगर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपको नहीं पता होगा तो आप कितने टॉपिक नहीं कर पाओगे। पहले तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बराबर, ये 1 मार्क्स के लिए आता है। दूसरा कन्वर्जन नहीं कर पाओगे, कन्वर्जन हमेशा 2 मार्क्स के लिए आता है। और तीसरा क्लॉजेस का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, ये भी 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है, बराबर। ठीक है, यानी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो वो 3 टॉपिक आपको दिक्कत होगा। अब बात आती है इसका, ये वाला कहाँ आता है, पहले तो आइडेंटिफाई करने आता है, बराबर, 1 मार्क्स के लिए। और दूसरा क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या कन्वर्जन बोलो, ये कितने मार्क के लिए आता है, ये 1 से 2 मार्क के लिए आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जितने टॉपिक इधर है और वो तीनों टॉपिक, ये दोनों टॉपिक 9, 10, 11, 12 सारे स्टैंडर्ड में आता ही आता है। ये कंपलसरी टॉपिक्स है आपके, हर पेपर में हर जगह पे आप 80 मार्क के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें इतने टॉपिक्स कंपलसरी होते हैं। सिर्फ ये आइडेंटिफाई वाला थोड़ा सा कभी कभार आता है, आइडेंटिफाई वाला ये नहीं आता है, आइडेंटिफाई करना ये आता है, ये रेयरली आता है इसको आइडेंटिफाई करना। बट उसके अलावा कन्वर्ट करना इन तीनों को, इसको कन्वर्ट करना, क्लॉजेस, ये 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में, 12th में, हर स्टैंडर्ड में कंपलसरी टॉपिक्स है। ये कंपलसरी टॉपिक मतलब ये आपके ग्रामर के पेपर में होगा ही होगा। ठीक है, अब बात आती है सर कितने मार्क्स के लिए ग्रामर आता है, क्योंकि मैंने आपको जब फॉर्म दिया था ग्रामर बैच का तो उसके ऊपर लिखा हुआ था एक बार कि ऑल द टॉपिक्स नॉट इन द लेक्चर्स विल ऑल आर कंप्लीटली रिलेटेड टू योर एकेडमिक सिलेबस। तो एकेडमिक सिलेबस से रिलेटेड था, लेकिन एकेडमिक सिलेबस में ग्रामर कितने मार्क का है। तो सबसे पहले बात करते हैं 9, 10 का। 9, 10 को एकेडमिक का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले 10 मार्क का डायरेक्ट ग्रामर है, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद पैसेज है 2, वहाँ 2-2 मार्क्स की ग्रामर है, तो 40। उसके बाद एक अनसीन पैसेज है, वहाँ 2 मार्क का ग्रामर है, 16। और पोएम में एक ग्रामर का टॉपिक आता है, वहाँ से 1 मार्क का, कितना हो गया 70। ये हो गया 9, 10 की बात कि 80 में से आपका कितने मार्क्स का ग्रामर का टॉपिक है, 17 मार्क्स का। अब बात आता है 11, 12 का। तो 11, 12 में कितने मार्क्स का ग्रामर है। सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है पैसेज आता है 12 मार्क्स का डायरेक्ट, वहाँ है आपको 2 मार्क्स का ग्रामर। फिर क्वेश्चन नंबर 1A का जो मतलब वही जो पैसेज है उसी का जो बी वाला पार्ट है उसमें 4 मार्क का ग्रामर आता है। तो
तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 6 हो गया। इसके बाद आता है अनसीन पैसेज, उसमें आता है 2 मार्क का, कितना हो गया 8, और उसके बाद आता है 2 मार्क का पोयम में 10 और 10 हो गए बराबर। आपको है 10 मार्क के लिए। अब आप बोलेंगे 10 ही मार्क का ग्रामर है, बस 10 मार्क में ही पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं, आपको 10 मार्क के लिए ना 5वीं से लेकर 12वीं तक सारे ग्रामर के टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि वो 10 मार्क में कोई टॉपिक पता ही नहीं है कि कब कौन सा कहाँ से आएगा। खाली जो कंपलसरी टॉपिक है वो क्या है पता है, स्पॉट द एरर 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी आएगा ही आएगा। और दूसरा जो है कंपलसरी टॉपिक जो नहीं बोल सकता हूँ मैं, कंपलसरी एक ही टॉपिक है, वो है स्पॉट द एरर। हाँ, अब बात आती है 2 मार्क या 8 मार्क के लिए पढ़ना कितना है। सारे 1 मार्क के टॉपिक करने हैं और सारे 2 मार्क के टॉपिक करने हैं। कन्वर्जन से लेके आइडेंटिफिकेशन से लेके सब, क्लॉजेस हो गया, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज द वॉइस, सब जितने बड़े टॉपिक्स है सब करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे टॉपिक्स आपको ज़्यादा पूछेंगे नहीं हम लोग, बड़े बड़े टॉपिक्स ही रहेंगे। छोटे टॉपिक आएगा 2 मार्क का स्पॉट क्लियर हो गया, और 2 मार्क के लिए छोटा टॉपिक आएगा। बच्चे में 6 मार्क के लिए आपको पूरा ब्रह्मांड में जितना ग्रामर आपने पढ़ा है वो सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक आएगा कुछ भी नहीं होएगा। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा ऐसा लगा कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिलैक्स करता हूँ। आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना ग्रामर के, वो आएगा एमसीक्यू, वो हमको मालूम था। एमसीक्यू कैसे आएगा, चेंज द वॉइस से आपका 11 12 की मैं बात कर रहा हूँ। इससे 11 12 में आपको मान लो एक क्वेश्चन दिया है, एंड में बोला है ब्रैकेट में चेंज द वॉइस, ठीक है, वो चेंज करने के बाद जो क्या बनेगा वो आंसर, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, और वो 4 में से आपका एक राइट ऑप्शन है। आपको सिलेक्ट कैसे करना है, 11 12 में वैसे ही आता है। ठीक है, अब सुनने में ये बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, बट ये उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। ध्यान दो, ये एक चीज है कि आप पेपर में तुक्का लगा सकते हो, बट जिसको ग्रामर जिसने सीखा है लेकिन जिसने आधा अधूरा सीखा है उसके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज उसको चारों ऑप्शन ही करेक्ट लगेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे दिक्कत होगा कि आपको 3-4 जितने भी ऑप्शन दिखेंगे सभी करेक्ट लगेगा, तो आप ये भी नहीं कर समझ पाओगे कि राइट ऑप्शन है तो है कौन सा। ठीक है, तो ये वाला एक प्रॉब्लम हो सकता है, बट आपका जितना भी ग्रामर है जो बड़े टॉपिक्स है वो सब आपका एमसीक्यू वाला रहेगा, तो आप तुक्का मार के अंदाजे से लिख सकते हो, बट डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गई ग्रामर की बात। ग्रामर के साथ साथ मैंने एक बात बोली थी मैं राइटिंग स्किल कराने का। 12th का तो 2 पार्ट में राइटिंग स्किल होगा, एक 9th 10th के साथ और एक 12th का अलग से भी राइटिंग स्किल होगा। बहुत सारे ऐसे राइटिंग स्किल है जो 9th 10th 11th 12th चारों में सेम है। सबसे पहला जो राइटिंग स्किल है वो है रिपोर्ट राइटिंग, जो सबको सेम है। रिपोर्ट राइटिंग के बाद आता है एक्सपांशन ऑफ आइडिया, सबको सेम है। उसके बाद आता है क्या, स्पीच, अगेन सबको सेम है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, एक्सपांशन हो गया, स्पीच हो गया, और लेटर राइटिंग 11th 12th में नहीं आता है। 11th 12th 9th 10th में लेटर आता है, 11th 12th में लेटर की जगह पे है ईमेल राइटिंग। ठीक है, ईमेल राइटिंग। उसके बाद मतलब एक मोटा मोटी बोलूँ ना, 10th को लिमिटेड राइटिंग स्किल है, 12th के टोटल जो राइटिंग स्किल है ना वो है 14 टॉपिक्स है राइटिंग स्किल के, टोटल 14 टॉपिक्स है राइटिंग स्किल के 11th 12th में। स्पेशली 12th में अगर मैं बोलूँ 14 टॉपिक्स है राइटिंग स्किल के, 2 कंपलसरी टॉपिक है। एक है माइंड मैपिंग, 3 मार्क के लिए कंपलसरी टॉपिक है, और दूसरा है समरी, 3 मार्क के लिए कंपलसरी। सोचो 9th 10th में भी समरी है लेकिन वो 5 मार्क के लिए, और 11th 12th में समरी है वो 3 मार्क्स के लिए है। 9th 10th में जो आप लोगों को वर्बल टू नॉन वर्बल करना रहता है ना, मतलब पैसेज दिया है उसको चार्ट में कन्वर्ट करना है, आप लोगों को भी चार्ट ही बनाना है, लेकिन इनको 5 मार्क के लिए था और इनको पैसेज दिया हुआ था, पैसेज में से ही निकाल के बनाना था। 11th 12th में खाली टॉपिक दिया जाएगा, आप ही को सब ढूंढना है, अपने मन से दिमाग लगाना है और चार्ट बनाना है, वो भी सिर्फ 3 मार्क के लिए। तो वो ये हो गया कंपलसरी टॉपिक। इसके बाद 14 में से 2 टॉपिक कंपलसरी है, अब बच रहे 12 टॉपिक राइटिंग स्किल का। तो जो 12 टॉपिक है ना, ये टोटली क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट में डिवाइडेड है 12 टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4B, क्वेश्चन नंबर 4C, क्वेश्चन नंबर 4D।
4 पार्ट में डिवाइडेड है। ए में 3 है, बी में 3 है, सी में 3 है, डी में 3 है। 3 दिया हुआ है, एनी वन अटेम्प्ट करना है। यानी 12 में से टोटल कितने टॉपिक लिखने हैं? सिर्फ और सिर्फ 4। लेकिन सीखना आपको सभी पड़ेगा, बिकॉज कब कौन सा टॉपिक अटपटा आ जाएगा आपको नहीं पता है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 टॉपिक है। पहला है वर्चुअल मैसेज, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तीसरा है ग्रुप डिस्कशन। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 4B का, उसमें भी 3 टॉपिक है। 4C में 3 टॉपिक है, 4D में 3 टॉपिक है। जाहिरात जो आप लोग मराठी में बनाते हैं 9th-10th में, वो आपको इंग्लिश में 11th-12th में अपील के नाम से। बट जाहिरात और अपील में बहुत फर्क होता है। जाहिरात का मतलब है आप अपनी चीज एडवर्टाइज कर रहे हो, और अपील का मतलब होता है किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। ठीक है, अपील का मतलब ये होता है। तो अपील में, अब जाहिरात में कैसे टॉपिक आते हैं कि आइसक्रीम पार्लर खुला है उसका एडवर्टाइज करो, या फिर क्या बोलते हैं वॉचमैन का जरूरत है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट, ऐसे सब चीजें होते हैं। लेकिन अपील में कैसा टॉपिक आता है? से नो टू ड्रग्स, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, फिर ब्लड डोनेशन कैंप, यानी बेसिकली अवेयरनेस वाले जो होती है ना टॉपिक्स, वो अवेयरनेस वाला टॉपिक्स किस में आता है? अपील में आता है। ओके, उसके बाद ब्लॉग आता है, वी लॉग नहीं, बी लॉग। ठीक है, तो वी लॉग वो वीडियो लॉग हो गया। यहाँ आता है बी लॉग, यानी ब्लॉग, जो 11th-12th में आता है, आपको ब्लॉग लिखना होगा। और आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में बताओ ब्लॉग के क्या है। माय फेवरेट रेसिपी, 4 मार्क के लिए ब्लॉग लिखना है। माय फेवरेट रेसिपी, तो ऐसे टॉपिक्स आते हैं आपको ब्लॉग में। माय फेवरेट रेसिपी, आप खुद सोचो आप लिख पाओगे? लिख लोगे, लेकिन कचरा लिखोगे, क्योंकि आपको उसका ये ध्यान दो। एक और चीज, 9th-10th वालों को सारे राइटिंग स्किल के टॉपिक 5 मार्क के लिए है। 11th-12th वालों को सारे राइटिंग स्किल के टॉपिक मतलब 2-3 मार्क के लिए, और उसके बाद जो 12 टॉपिक बचे वो सब 4-4 मार्क के लिए है। यानी आपका मार्क्स कम हो रहा है, लेकिन कंटेंट आपको क्वालिटी वाइज नहीं, सॉरी क्वांटिटी वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज बेटर देना पड़ेगा। एक पेज से ज़्यादा लिखना नहीं है, और इतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि सामने वाला आपको 4 में से 3-3.5 दे। ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ग्रामर का भी सब कुछ बता दिया, और एक तरह से मैंने क्या बता दिया आपको, राइटिंग स्किल के बारे में। राइटिंग स्किल की जैसे सब लोग डिटेल में जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, सारी चीज़ें और अच्छी तरह से करते जाएंगे, और मैं बताते जाऊँगा एक करके। आज फिलहाल मैं भी स्टार्ट करूँगा यही टॉपिक से, सॉरी यहाँ से नहीं स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट आप लोगों ने बहुत बार सीखा हुआ है। मेजॉरिटी यहाँ शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको असर्टिव पहचान में, एक्सप्लेनेटरी पहचान में ये सब नहीं आता होगा, बहुत रेयर है कोई ऐसा होगा। मेन पार्ट क्या है? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और यहाँ वाली चीज़ है। तो हम स्टार्ट इससे करेंगे पहले। ओके, स्टार्ट करने से पहले ये जितना मैंने पूरा संजाल बनाया हुआ है पूरा आपको कॉपी करना है अपने बीच में। चलो बनाओ, कॉपी करो इसको।